So this topic is moving coil galvanometer. ठीक है? Yes sir. अब इसमें वर्ड्स कौन कौन से यूज हुए हैं? मूविंग कॉइल, एक कॉइल है जो कि मूव करती है, ठीक है, और इस मोशन को यूज करके एक गैल्वेनोमीटर को बनाया गया है। तो सबसे पहले व्हाट इज ए गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर क्या होता है? पहला तो यूज है कि गैल्वेनोमीटर करंट को सेंस करता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट, ठीक है। एंड सेकंड, इट सेंसेस द डायरेक्शन ऑफ करंट आल्सो, ठीक है। ए सिंपल गैल्वेनोमीटर is not used for measuring the current. It is used for checking the presence of current and the direction of current. ये दो काम करता है, ठीक है। Yes sir. तो ये इसके दो एप्लीकेशन हो गए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अब क्योंकि कॉइल मूव कर रहे हैं, ठीक है, और ये कॉइल हमने कहाँ रखी है? इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है। तो किसी भी कॉइल को यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए और उसमें से कुछ करंट प्रवाहित कर दिया जाए तो क्या होगा? इफ वी अलाउ सम करंट टू पास थ्रू ए कॉइल व्हिच इज existing in the magnetic field, it will experience a torque. नहीं, it will experience a torque, ठीक है। ठीक है सर, करंट भी तो इंड्यूस होगा ना? नहीं, करंट इंड्यूस तब होगा जब कॉइल को घुमाया जाएगा। हम कॉइल नहीं घुमा रहे, हम उस कॉइल में से करंट पास कर रहे हैं, और करंट पास होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से उसमें टॉर्क बिल्डअप हो रहा है, और इस टॉर्क की वजह से वो कॉइल घूम रही है। ओके सर, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, सो सबसे फर्स्ट थिंग इज, एक तो आपने अभी नोटिस किया कि व्हाट इज ए गैल्वेनोमीटर, किस लिए यूज होता है, ठीक है। सेकंड इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। द प्रिंसिपल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज व्हेन ए करंट इज पास्ड through a coil placed in the magnetic field, it experiences a torque. Torque is given by NBAI sin theta. ठीक है, यहाँ पे n क्या है? What is n? Number of turns. Number of turns in the coil. What is B? Magnetic field. Magnetic field strength. What is A? Area of the coil, and I is the current through the coil. Now, yes, what is this angle theta? Theta is the angle between area vector and magnetic field. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? टॉर्क अलग अलग एंगल पे अलग अलग होने वाली है, ठीक है। अब अलग अलग एंगल पे अगर टॉर्क अलग अलग होने वाली है तो ये हमें लीनियर स्केल नहीं देगी, ठीक है। करंट के साथ जैसे जैसे डिफ्लेक्शन होगा, रोटेशन होगा, तो ये टॉर्क सेम नहीं रहने वाली है। टॉर्क इज गोइंग टू चेंज एज पर साइन थीटा, और साइन थीटा कैसे? नॉन लीनियर फंक्शन है, ऐसे ऐसे वेरी करता है ना साइन थीटा, ये नॉन लीनियर फंक्शन। तो दिस साइन थीटा कॉजेस नॉन लीनियरिटी इन दी मेजरमेंट, ठीक है। तो इस नॉन लीनियरिटी को कैसे खत्म किया गया? इस नॉन लीनियरिटी को खत्म करने के लिए जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को एक स्पेशल मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर दिया गया, एंड दैट स्पेशल मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाते कैसे? ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए स्पेशल शेप ऑफ मैग्नेट्स यूज किया जाता है। तो स्पेशल शेप ऑफ मैग्नेट्स ये दो हैं। इसमें देखो, इसको सर्कुलर फॉर्म में इसके फेसेस बनाए गए हैं, ठीक है। ये सीधे सीधे फेसेस नहीं है, हमने सर्कल में फेसेस बनाए।
अब सर्कल में फेसिस बनाया तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है बाहर वो सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है वो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर निकलती है। तो इसका मतलब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी वो ऐसे निकलेगी और ऐसे घूम के यहाँ चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से जो आएगी वो ऐसे आके इधर चली जाएगी, इधर से जो आएगी ऐसे चली जाएगी। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पे ध्यान दें आप, अगर कॉइल ऐसे है, कॉइल की ओरिएंटेशन ये वाली है, ठीक है, कॉइल ऐसे तिरछी हो गई है, तो इस कॉइल के इस सिरे को मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती हुई दिख रही है? ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो मैं इस प्लेन की तरफ आती हुई मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है इसको, और यहाँ पे इसी प्लेन की तरफ जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। ठीक है, तो प्लेन की तरफ आती हुई और प्लेन की तरफ जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, तो इस कॉइल को तो ये लग रहा है ना कि उसी के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और जो एरिया वेक्टर है वो इस परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, और ये थीटा जो एंगल है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों कैसे हो गए? 90 डिग्री हो गए। ठीक है, अब हम फिर से ओरिएंटेशन अगर इसका चेंज कर दे, मान लो इधर ले आते ऐसे। ठीक है, तो अब भी मैग्नेटिक फील्ड प्लेन को इस तरफ आता दिख रहा है और यहां से इस तरफ जाता दिख रहा है, तो कॉइल को अब भी कैसा लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड की प्लेन में परपेंडिकुलरली आ रहा है, मतलब प्लेन के अलोंग आ रहा है, और एरिया वेक्टर यहाँ पे भी कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या फायदा हुआ? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंश्योर्स that the direction of magnetic field always remains perpendicular to the area vector. Advantage of radial magnetic field is that the magnetic field is always perpendicular to the area vector for all orientations of the coil. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? थीटा तो अब हमेशा क्या रहने वाला है? π/2 और 90 डिग्री। एंगल 90 होगा तो साइन थीटा, साइन 90 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1। ठीक है, नाउ दिस टॉर्क इज इक्वल टू NBAI। ठीक है, टॉर्क किस में है? ये टॉर्क किस में है? कॉइल में। कॉइल से पैदा हो रहा है। ठीक है, तो हमें इसको टॉर्क ड्यू टू कॉइल लिख देता हूं, टॉर्क C, टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब अगर इसको रोका नहीं जाएगा ये तो घूमती जाएगी, है ना? इसको अगर रोका नहीं जाएगा तो ये घूमती जाएगी, तो इसको रोकना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाया। ठीक है, जिससे साइन थीटा हमेशा के लिए 1 हो गया और ये टॉर्क की स्टेटस आ गई हमारे पास। ठीक है, अब एक्चुअल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? इस प्रकार की शेप रहती है, ये सॉलिड मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, बीच में ये कॉइल है, ये वाली कॉइल है, और ये सारा का सारा सिस्टम एक स्पिंडल पे अरेंज होता है। ठीक है, जो दो सिरों पे, ऐसे दो सिरों पे होल्ड किया होता है, इनको पिवट्स कहते हैं। पिवट्स के बीच में इनको फिक्स किया होता है, और उस स्पिंडल के ऊपर, उस एक्सिस के ऊपर ये सिस्टम रोटेट करता है। ठीक है, अब ये जो बीच में गोल सिलेंडर है ये कोर है। ठीक है, ये जो गोल सिलेंडर है ये मैग्नेटिक कोर है। ठीक है, जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल स्टेटस मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कई गुना बढ़ा देती है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक कोर है। इस कोर के ऊपर कॉइल लपेटी हुई है। ठीक है, जो सिलेंड्रिकल कोर है उस पर कॉइल लपेटी हुई।
तो कॉइल लपेटेंगे तो कॉइल के 2 सिरे बनेंगे, ठीक है। तो एक सिरा ऊपर की तरफ लाते हैं, एक सिरा नीचे की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। और इसी स्पिंडल के ऊपर एक स्प्रिंग ऊपर लगाते हैं और एक स्प्रिंग नीचे लगाते हैं, ठीक है। तो एक स्प्रिंग तो बॉडी के साथ अटैच हो गई और उसका दूसरा सिरा स्पिंडल के साथ अटैच हो गया, ठीक है। तो तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड जो ये हाँ जो हमने लगाया नॉर्थ और साउथ पोल, हाँ इसके हाँ कारण बेटा, मतलब ये जो अरेंजमेंट है इसका, ये समझ नहीं आया। ये स्पिंडल के साथ एक कनेक्ट करा और दूसरा इसका एक सिरा हमने ऊपर लाया है, कॉइल का एक सिरा नीचे ले गए, ठीक है, ठीक है। जो सिरा ऊपर लाया वो स्प्रिंग को अटैच किया है, जो सिरा नीचे ले गए वो भी स्प्रिंग को अटैच किया, ठीक है, क्योंकि एक्सिस पर हमने स्प्रिंग को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब स्प्रिंग का जो दूसरा सिरा है वो भी तो कहीं लगाना पड़ेगा, तो गैल्वेनोमीटर की जो बॉडी होती है, केस होता है, उस केस में फिक्स करते हैं, ठीक है। केस में फिक्स कर दिया, एक उस एक्सिस पे फिक्स कर दिया जो घूमने वाला है, ठीक है। तो जो सिरा हमने एक्सिस पे फिक्स किया है, सॉरी, जो सिरा हमने बॉडी पे फिक्स किया है वो हम बाहर टर्मिनल की तरफ ले आते हैं जहां से हम करंट देते हैं, ठीक है। तो करंट कहां से होके गया, करंट गया पहले स्प्रिंग में, स्प्रिंग से गया कॉइल में, कॉइल से गया दूसरे स्प्रिंग में और वहां से होके बाहर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बाहर से भेजा हुआ करंट इस कॉइल में जाता है, कॉइल खुद मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो उसमें टॉर्क पैदा होता है, टॉर्क पैदा होने से कॉइल घूमती है, कॉइल घूमती है तो स्प्रिंग या तो कसेगी या खुलेगी, ठीक है। तो स्प्रिंग कसेगी तो भी रोकेगी, स्प्रिंग खुलेगी तो भी रोकेगी, स्प्रिंग उसको अपोज करेगी, ठीक है। तो स्प्रिंग क्या करती है, कॉइल की जो नॉर्मल सिचुएशन है उस सिचुएशन से लेफ्ट डिफ्लेक्शन हो चाहे राइट डिफ्लेक्शन हो, उससे वो उसको रोकती है, काउंटर करती है, ठीक है। तो दीज टू हेयरलाइन स्प्रिंग्स, बहुत थिन स्प्रिंग होते हैं, बहुत सेंसिटिव स्प्रिंग होते हैं ये, दीज टू हेयरलाइन स्प्रिंग्स प्रोड्यूसेस ए काउंटर टॉर्क, उल्टी दिशा में टॉर्क पैदा करते हैं, ठीक है। बहुत ही सॉफ्ट स्प्रिंग होते हैं ये, ठीक है, बहुत सॉफ्ट स्प्रिंग होते हैं। तो इनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो मान लेते हैं अगर के है, स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग का अगर के है, तो टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग, टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग, इसको टाउ एस बोल रहा हूं मैं, इज इक्वल टू के टाइम्स थीटा, कितना घूमा उसके हिसाब से वो टॉर्क बनेगा उसमें, ठीक है। तो किसी न किसी एंगल पे तो ये दोनों बराबर होने वाले हैं, जिस एंगल पे ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी तो वहां सर पे के क्या हमारा होगा? के स्प्रिंग के हिसाब से होता है, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट होता है या फिर वैल्यूज जो होती हैं वो मतलब कंडक्ट जो भी स्प्रिंग स्प्रिंग ले रहा है उसके हिसाब से चेंज होती है? स्प्रिंग के हिसाब से चेंज होती है, यस, ठीक ठीक है। है। स्प्रिंग सॉफ्ट है तो के की वैल्यू डिफरेंट होगी, स्प्रिंग हार्ड है तो के की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। आपने अगर ध्यान है 11th का तो थोड़ा सा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये इक्वेशन होती है स्प्रिंग, ठीक है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब स्प्रिंग कितनी एक्सटेंड हुई है या कितनी कंप्रेस हुई है, ठीक है। और जिस तरफ भी फोर्स लग रहा है स्प्रिंग पे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग का फोर्स उसको बैलेंस करता है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पर आता है, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के, इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं बेटा, न्यूटन, एक्स के यूनिट क्या होंगे यहाँ पे, मीटर, मीटर, यस सर। स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट्स क्या हो गए बेटा फिर, न्यूटन न्यूटन पर पर मीटर। मीटर, ठीक है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट्स होते हैं, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट के भी जो यूनिट्स हैं वो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अगर ये वैल्यू बहुत कम है तो हम कहते हैं सॉफ्ट स्प्रिंग है, अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा है तो हम कहते हैं स्टिफ स्प्रिंग,
ठीक है, ये चीज क्लियर हुई बेटा? तो एक तो टॉर्क पैदा हो रहा है करंट की वजह से, और दूसरा टॉर्क कैसे क्रिएट हो रहा है? स्प्रिंग की वजह से। स्प्रिंग की वजह से जो टॉर्क हो रहा है वो करंट वाले टॉर्क को अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस कर रहा है, तो हम उसको काउंटर टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी ये बैलेंस होगा वहां पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो व्हेन दी कॉइल इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इट स्टॉप्स, एंड इट स्टॉप्स वेयर when tau s is equal to tau c। जब दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे वहां पे कॉइल रुक जाएगी। इसका मतलब k टाइम्स थीटा इज इक्वल टू NBA टाइम्स I। ठीक है, तो थीटा क्या हुआ? NBA अपॉन k टाइम्स I। ठीक है, अब एक गैल्वेनोमीटर बनाएंगे, बन गया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो बेटा उसमें एंड तो फिक्स हो गया, उसमें बी भी फिक्स हो गया, क्योंकि मैग्नेट तो हमने फिक्स कर दिया ना अंदर। एरिया जो कॉइल उसमें लगाई है उसका एरिया भी फिक्स हो गया। ठीक है, और के जो स्प्रिंग लगाई है उसका कांस्टेंट भी फिक्स हो गया। तो ये तो सारी चीजें कांस्टेंट होगी ना उस गैल्वेनोमीटर के लिए। ठीक है, इसलिए इस कांस्टेंट को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं? थीटा जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी करंट। तो अगर आप करंट ज्यादा भेजेंगे कॉइल में, ठीक है, ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा, कम करंट भेजेंगे तो कम डिफ्लेक्शन मिलेगा। मतलब ये हमारा आधार बन गया है गैल्वेनोमीटर का कि किसी भी करंट को सेंस किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? यस सर। So this is the principle and construction of the galvanometer, and this explains the working of the galvanometer. ठीक है, तो अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए तो क्या बताओगी? A current carrying coil when placed in magnetic field produces a torque। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल है। ओके, फिर कंस्ट्रक्शन में क्या बताओगे कि एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो साइन थीटा है टॉर्क का वो हमेशा 1 हो जाता है। ठीक है, और यूनिफॉर्म टॉर्क किसी भी ओरिएंटेशन में रहती। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसका ये है कि डिफ्लेक्शन में जो स्केल है वो आपको लीनियर स्केल मिलता है। डिफ्लेक्शन में स्केल है वो लीनियर स्केल मिलता है, तो मेजरमेंट्स ज्यादा एक्यूरेट हो जाती हैं। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। फिर कंस्ट्रक्शन में क्या बताएंगे? कंस्ट्रक्शन में ये जो नीचे वाला फिगर है ये एक्सप्लेन करोगे आप कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सिलेंडर रखा जाता है जो कोर का काम करता है, और उस कोर के ऊपर एक कॉइल लपेटी जाती है। ठीक है, ये कॉइल के 2 सिरे होते हैं, एक सिरा स्पिंडल पे ऊपर अटैच करते हैं, एक सिरा स्पिंडल के नीचे अटैच करते हैं। ठीक है, और ये स्पिंडल पे स्प्रिंग्स लगी होती हैं, स्प्रिंग के एक सिरे पे कनेक्टेड होता है। स्प्रिंग का जो दूसरा सिरा है वो गैल्वेनोमीटर की बॉडी पे अटैच होता है। ठीक है, बॉडी, और उस दूसरे सिरे से फिर वो टर्मिनल्स हम बाहर बॉडी पर लेकर आते हैं, जहां से हम करंट एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स बनाते हैं, जहां पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल मार्क करते हैं। ठीक है, तो जब करंट इस कॉइल में से फ्लो करता है तो इसमें टॉर्क पैदा होती है, टॉर्क की वजह से डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, डिफ्लेक्शन के साथ ही स्प्रिंग्स काउंटर टॉर्क पैदा करते हैं जो उसको बैलेंस करते हैं। तो जब ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाती हैं तो क्या होगा? ठीक है, ये हमारी बैलेंस स्टेटमेंट के हिसाब से बनकर आता है। So we see here that theta is proportional to the current. So more the current, more will be deflection. Less the current, less will be the deflection. ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो ये हमारा आधार हो गया एक पूरे गैल्वेनोमीटर के काम करने।